माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक को, उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हिंदी में हम लोग कहें कि आज हम लोग अध्ययन करेंगे जिस टॉपिक का, उस टॉपिक का नाम है मानव का पाचन तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं। तो ये डायग्राम है हमारे पास ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम का, या बोले तो मानव के पाचन तंत्र का ये डायग्राम है। तो अब ये हम लोग इसको थोड़ा नाम करते हैं कि इसका नाम क्या क्या रहता है। ये हमारे पास जो रहता है, इसको हम लोग कह सकते हैं ये हमारे पास माउथ है। माउथ बोले तो ये हमारे पास मुंह है। ये हमारे पास जो रहती है एक नली है, इसे हम लोग कहते हैं ईसोफेगस। इंग्लिश में हम इसे ईसोफेगस कहते हैं और हिंदी में हम इसे भोजन की नली या आहार नाल कहते हैं। ये हमारे पास जो है इसे हम लोग स्टमक कहते हैं। हिंदी में हम लोग इसे बैली और साधारण भाषा में हम लोग इसे पेट कहते हैं। इसके बाद ये हमारे पास जो आ गई है, यहां से जो शुरू हो रही है, इसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। हिंदी में हम लोग इसे छोटी आंत कहते हैं। तो ये हमारे पास छोटी आंत है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ये हमारी कनेक्ट हो जाती है, जुड़ जाती है किससे? बड़ी आंत से, जिसे हम लोग इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहां पर ये लार्ज इंटेस्टाइन ओपन होती है, ये खुलती है, इसको हम लोग कहते हैं एनस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनस कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो भोजन है सबसे पहले मुंह के अंदर जाएगा। मुंह से वो भोजन हमारे पास ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस से वो भोजन हमारे पेट में जाएगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक से भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। और छोटी आंत से भोजन सीधा कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा। जो भोजन हमारे शरीर के अंदर नहीं पचा है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो एनस से क्या जाएगा? बाहर आ जाएगा। एनस को हिंदी में हम कहते हैं गुदा द्वार कहते हैं, और साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि ये वो छिद्र होता है जिस छिद्र से हमारी जो पोटी है, जो मल है, वो क्या आता है? बाहर आता है। अब ये यहां से लगा करके ये जो यहां तक की होती है, इसे हम लोग बायोलॉजी में कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो बच्चों। एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री जो कैनाल होती है, इसका एक और भी नाम होता है, इसे हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसकी जो लंबाई रहती है वो लगभग 9 मीटर लॉन्ग रहती है। अब आप कहेंगे कि सर हमारा पागल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम ही खुद 9 मीटर की नहीं है। तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये 9 मीटर का कैसे है? देखिए, हमारा डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है वो 9 मीटर का ही होता है, बट ये हमारे शरीर के अंदर उलझे पड़े रहते हैं। कैसे पड़े रहते हैं? उलझे पड़े रहते हैं। यदि इनको खोल दिया जाए तो इनकी लंबाई जो होती है वो करीबन करीबन 9 मीटर के आसपास होती है। अब हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग माउथ के संबंध में पढ़ेंगे, फिर हम लोग ईसोफेगस के संबंध में पढ़ेंगे, फिर हम लोग स्टमक के संबंध में पढ़ेंगे, फिर हम लोग छोटी आंत के संबंध में पढ़ेंगे, फिर हम लोग बड़ी आंत के संबंध में पढ़ेंगे, और आखिरी में हम लोग एनस के संबंध में भी पढ़ेंगे। यहां पर यदि हम लोग बात करें तो ये पत्ती नुमा एक ऑर्गन होता है। इस ऑर्गन को हम लोग बायोलॉजी में पेनक्रियास कहते हैं। तो इस पेनक्रियास का हमारे डाइजेशन में क्या रोल होता है, हमारे पाचन की प्रक्रिया में क्या भूमिका होती है, तो इसको भी हम लोग देखें। यहां पर ये जो वाला होता है, इसे हम लोग लीवर कहते हैं। ये हमारे पास लीवर होता है, और इसे हम लोग कहते हैं गोल ब्लैडर। क्या कहते हैं? गोल ब्लैडर कहते हैं। गोल ब्लैडर को हम आम भाषा में पित्त की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्त की थैली। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि इसके गोल ब्लैडर में स्टोन हो गए हैं, ये इसकी पित्त की थैली में क्या हो गई है? पथरी हो गई। तो यही वही गोल ब्लैडर है, या वही पित्त की क्या है? थैली। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, वो अध्ययन कर रहे हैं माउथ का। अब देखिए, हमारा जो माउथ होता है, इस माउथ के अंदर, हमारा जो माउथ होता है, इस माउथ के अंदर होलो स्पेस होता है, खाली जगह होती है। तो हमारे माउथ के अंदर खाली जगह होती है,
इस खाली जगह को हम लोग कहते हैं माउथ कैविटी कहते हैं। माउथ कैविटी के और भी नाम होते हैं। इसे हम लोग ओरल कैविटी भी कहते हैं, इसे हम लोग बक्कल कैविटी भी कहते हैं। तो माउथ कैविटी के कितने और नाम है? 2 और नाम है। तो माउथ कैविटी तो होता ही होता है, दूसरा ओरल कैविटी भी होता है और बक्कल कैविटी भी होता है। तो कोई पूछे कि भाई माउथ कैविटी क्या है, तो हमारे जो मुंह के अंदर होलो स्पेस है, जो खाली जगह है ये वाली, तो इसी को हम लोग कहते हैं माउथ कैविटी। अब हमारा जो माउथ कैविटी होता है या ओरल कैविटी होता है या बक्कल कैविटी होता है, इसमें मुख्यतः 3 चीजें होती है। एक तो हमारे पास क्या होते हैं? दांत होते हैं, जिन्हें हम लोग टीथ कहते हैं। दूसरा हमारे पास जो होता है वो सलाइवा होता है, सलाइवा को हम लोग हिंदी में थूक या राल कहते हैं। और तीसरा हमारे पास जो होता है वो टंग होता है। तो हमारी जो माउथ कैविटी है इसमें 3 चीजें रहती हैं। एक रहता है दांत, दूसरे रहता है सलाइवा और तीसरा रहता है टंग रहता है। आदमी अपने जीवन काल में 2 तरीके के दांत को ग्रहण करता है। जो सबसे पहले एक बच्चे के दांत आते हैं उन्हें हम लोग प्राइमरी टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उन्हें? प्राइमरी टीथ कहते हैं। प्राइमरी टीथ का ही दूसरा नाम होता है मिल्क टीथ। इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। और जो दूसरा इसका एक और नाम है, इन्हें डिसिडियस टीथ भी कहते हैं। फिर जब हमारे दूध के दांत टूट जाते हैं तो उसके बाद दूसरे प्रकार के दांत आते हैं जिन्हें हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं, या कई बार हम लोग उनको एडल्ट टीथ भी कहते हैं, या बोले तो हिंदी में उन्हें हम लोग पक्के दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्के दांत कहते हैं। आदमी के 2 जबड़े होते हैं। आदमी के कितने जबड़े होते हैं? 2 जबड़े होते हैं। एक ऊपर वाला जबड़ा होता है और एक नीचे वाला जबड़ा होता है। ऊपर वाले जबड़े को हम लोग अपर जॉ कहते हैं और नीचे वाले जबड़े को हम लोग लोअर जॉ कहते हैं। अब यदि हम लोग बातचीत करें टीथ के संबंध में भी, तो हमारे जो टीथ होते हैं वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास 4 प्रकार के टीथ होते हैं। एक एडल्ट आदमी के अंदर, एक नौजवान आदमी के अंदर जो टोटल दांत की संख्या रहती है वो 32 रहती है। 16 जो होते हैं ऊपर के जबड़े में होते हैं और 16 जो होते हैं वो नीचे के जबड़े में होते हैं। और टोटल 4 प्रकार के दांत हमारे मुंह के अंदर होते हैं। वो कौन कौन से हमारे पास 4 प्रकार के दांत, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो दांत होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं इंसीजर। क्या कहते हैं? इंसीजर कहते हैं। अब इंसीजर का जो काम होता है, मुख्य काम होता है, वो कटिंग का होता है। यदि आपको किसी की उंगली काटनी होती है, कुछ भी चीज काटना होता है, तो आप किससे काटते हैं? इंसीजर से काटते हैं। यदि हम बात करें तो एक जबड़े के अंदर इंसीजर की जो संख्या रहती है वो 4 रहती है। कितनी संख्या रहती है? 4 रहती है। दूसरे हमारे पास जो होते हैं वो कैनाइन होते हैं। कैनाइन का जो काम होता है वो टीयरिंग का होता है। टीयरिंग का मतलब होता है फाड़ने का काम होता है। जितने भी मांसाहारी जानवर हैं उन सभी के बहुत बड़े बड़े कैनाइन होते हैं, जैसे शेर हो गया है, कुत्ता हो गया है। तो ये अपने कैनाइन को मांस के अंदर गड़ाते हैं और उस मांस को क्या कर लेते हैं? फाड़ लेते हैं। तो कैनाइन का जो काम होता है वो टीयरिंग का होता है या फाड़ने का होता है। और कैनाइन की जो संख्या होती है एक जबड़े में वो कितनी होती है? 2 होती है। इसके बाद जो हमारे पास आते हैं वो प्रीमोलर आते हैं। कौन आते हैं? प्रीमोलर आते हैं। और नेक्स्ट वन हमारे पास आते हैं मोलर आते हैं। तो जो प्रीमोलर और मोलर हैं ये जाड़ होती है। ये प्रीमोलर शुरुआत वाली जाड़ होती है और मोलर क्या होती है? आखिरी वाली जाड़ होती है। यदि हम लोग प्रीमोलर की बात करें तो प्रीमोलर हमारे पास 4 होते हैं और मोलर की यदि हम लोग बात करें तो मोलर हमारे पास कितने होते हैं? 6 होते हैं। इन दोनों का जो कार्य होता है, इन दोनों का कार्य होता है ग्राइंडिंग का। ग्राइंडिंग का मतलब यहाँ पर है चबाने का। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरे से भोजन नहीं चबाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर प्रीमोलर और मोलर नहीं है, मतलब उसकी जाड़ें क्या हो चुकी हैं? टूट चुकी है। तो प्रीमोलर की संख्या 4 होती है, प्रीमोलर की संख्या 4 होती है और मोलर की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और इनका काम क्या रहता है? ग्राइंडिंग का रहता है। ये बोले तो इनका काम किसका रहता है? चबाने का रहता है। तो इस तरह से हम लोग टीथ के संबंध में पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है किसके बारे में पढ़ना है? अब सलाइवा के बारे में पढ़ना है। तो सलाइवा को आम भाषा में हम लोग थूक कहते हैं या लार कहते हैं। अब सलाइवा जो होता है हमारे मुंह के अंदर पैदा होता रहता है। इन सलाइवा को पैदा करने के लिए हमारे मुंह के अंदर ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। तो हमारे मुंह के अंदर जो होते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा को, थूक को या लार को पैदा करने का क्या करते हैं? काम करते हैं। हमारे मुंह के अंदर मुख्यतः 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। एक को क्या कहते हैं हम लोग? पैरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं।
दूसरे को हम लोग कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स कहते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं। और जो नेक्स्ट होते हैं हमारे पास, उसका नाम होता है सबलिंगल ग्लैंड होते हैं। क्या होता है? सबलिंगल ग्लैंड होते हैं। ये जो तीनों ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और सबलिंगल ग्लैंड है, यही हमारे मुंह के अंदर थूक को पैदा करने का कार्य करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये थूक करता क्या है हमारे मुंह के अंदर? एक तो जो सलाइवा होता है ना, ये हम लोगों ने जो भोजन खाया उसे गीला करता है ताकि उस गीले भोजन को आसानी से निगला जा सके। दूसरा, सलाइवा क्या करता है? हमारे माउथ को भी वॉश करके रखता है, या माउथ को फ्रेश कर मतलब मुंह को वॉश करके रखता है। तीसरा क्या करता है? जो सलाइवा होता है इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। यदि कोई भी माइक्रोब्स हमारे मुंह के अंदर जा रहा है तो बहुत हद तक या कुछ हद तक सलाइवा उन माइक्रोब्स को या उन कीटाणुओं को क्या करता है? मार देता है। और यदि हम लोग बात करें सलाइवा की, तो सलाइवा और क्या होता है? सलाइवा के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, मतलब कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। जैसे थूक के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज होता है। क्या नाम होता है? बोलो। सलाइवरी अमाइलेज होता है। ये जो सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, ये हमारे भोजन का कुछ प्रतिशत स्टार्च को डाइजेस्ट कर जाता है। तो हमारे भोजन में जो स्टार्च होता है, उस स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है? सलाइवरी अमाइलेज का। बट सारा का सारा जो भोजन का स्टार्च है वो सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जाता है, कुछ आगे भी डाइजेस्ट होता है। तो इस तरह से हम लोग सलाइवा के संबंध में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, उसका नाम हमारे पास क्या है? टंग है। जो टंग होती है इसे हम लोग हिंदी में जीभ कहते हैं। टंग क्या होती है? टंग एक मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है। क्या होता है? एक मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये एक मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है, ऐसा ऑर्गन होता है जो लगातार क्या करता रहता है? मूव करता रहता है। जिस आदमी की जीभ क्या नहीं करती है? मूव नहीं करती है, वो गूंगा होता है, वो प्रॉपर तरीके से क्या नहीं कर पाता है? बोल नहीं पाता है। अब यदि हम दूसरी बातचीत करें तो हमारी जो जीभ होती है, हमारी जो क्या होती है? जीभ होती है। इस जीभ के सरफेस पर बहुत सारी क्या होती हैं? टेस्ट बर्ड होती हैं। क्या होती हैं? टेस्ट बर्ड्स होती हैं। यही टेस्ट बर्ड्स हम लोगों को भोजन के अलग अलग स्वाद देती है। यदि हमारी जीभ में टेस्ट बर्ड्स ना हो तो हमें किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं आएगा, या बोले तो हमारी जीभ की यदि टेस्ट बर्ड मर जाए तो हम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई स्वाद नहीं पता चलेगा, ना मीठा पता चलेगा, ना खट्टा पता चलेगा, ना नमकीन, ना तीखा, किसी भी प्रकार का हम लोगों को स्वाद नहीं पता चलेगा। तो जो अलग अलग तरीके के स्वाद हम लोगों को जीभ बता रही है, वो किसकी वजह से बता रही है? टेस्ट बर्ड्स की वजह से बता रही है। अब हमारी जो जीभ है, ये जुड़ी रहती है। हमारी जो जीभ है वो जुड़ी रहती है। यहां पर एक मांसपेशिया का अंग होता है, ये वाला एक तंतु होता है जिससे हमारी जीभ जुड़ी रहती है, जिसे हम लोग बायोलॉजी में कहते हैं लिंगल फेरुनुलम कहते हैं। तो लिंगल फेरुनुलम जो होता है ये हमारी जीभ को जोड़ के रखता है। तो लिंगल फेरुनुलम क्या करता है? ये हमारी जीभ को जोड़ के रखता है। यदि आप लोग देखें प्रैक्टिकली तो ये होता है लिंगल फेरुनुलम। ये जीभ के नीचे जो तंतुसा होता है यही हमारा लिंगल क्या रहता है? फेरुनुलम रहता है। तो इस तरह से हम लोग पूरी की पूरी माउथ कैविटी क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो भोजन है माउथ कैविटी से या बक्कल कैविटी से भोजन कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में जाएगा। तो ईसोफेगस क्या करेगी? हमारा जो भोजन है वो माउथ कैविटी से, मुंह से कहां पहुंचा देगा? पेट में पहुंचा देगा। कहां पहुंचा देगा बोले तो? पेट में पहुंचा देगा। तो अब हम लोग पेट के संबंध में पढ़ रहे हैं, तो पेट क्या रहता है और इसको देखते हैं। अब यदि हम लोग बातचीत करें तो हमारा जो स्टमक होता है, हमारा जो स्टमक होता है, जो पेट होता है, इस पेट के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। इन ग्लैंड्स को हम लोग बायोलॉजी में कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या कहते हैं इनको बायोलॉजी में? हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारी पेट की अंदर की परत होती है, जो पेट के अंदर की इनर लाइनिंग है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं। उन ग्लैंड्स को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं।
ये गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है ये सिक्रीट करते रहते हैं एक जूस को, और उस जूस को हम लोग बायोलॉजी में कहते हैं गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो यहां पर ये गैस्ट्रिक जूस होता है। तो कोई पूछे कि भाई जो पेट के अंदर ग्लैंड्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? तो पेट के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं उनका नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ये पेट की अंदर की परत पे होते हैं। अब कहें कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या निकालते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो सिक्रीट करते हैं उसको कहते हैं हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। अब हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें तीन चीजें होती है। एक तो HCl है जिसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। दूसरा हमारे पास ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन। और तीसरा जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। अब HCl क्या करता है? पहला जो कार्य रहता है HCl का पेट के अंदर, जो भी माइक्रोब्स, जो भी कीटाणु भोजन के द्वारा हमारे पेट में जा रहे हैं उनको सभी को HCl करीबन करीबन क्या करता है? मार देता है। दूसरा क्या करता है? जो HCl है वो हमारे पेट के मीडियम को कैसा बनाता है? एसिडिक बनाता है। तो HCl हमारे पेट के मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि पेप्सिन नाम का एंजाइम वर्क कर सके, काम कर सके। क्योंकि जो पेप्सिन नाम का एंजाइम है ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही क्या करता है? काम करता है या वर्क करता है। अब हम लोग पेप्सिन के संबंध में देखें, भाई पेप्सिन क्या करता है पेट में? तो पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। जो हम लोग भोजन में प्रोटीन ले रहे हैं तो ये पेप्सिन उसी प्रोटीन को पचाने का क्या करता है? काम करता है। और पेप्सिन जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को तोड़ देता है अमीनो एसिड में। किसमें तोड़ देता है? अमीनो एसिड में। तो इस तरह से हमारा पेप्सिन काम करता है। अब म्यूकस क्या होता है? म्यूकस जो होता है सफेद रंग का थिक गाढ़ा एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ये हमारे जो पेट की अंदर की परत है ये उससे चिपका रहता है। ये इसलिए चिपका रहता है क्योंकि HCl जो नाम की एसिड है, जो एसिड है वो हमारे पेट के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना है। यदि ये पेट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है तो ये HCl हमारे पेट की जो अंदर की परत है उसमें बड़े बड़े या गहरे गहरे घाव कर देती है। अब यदि पेट के अंदर बड़े बड़े या गहरे गहरे घाव हो जाते हैं तो इसको हम लोग मेडिकल साइंस में कहते हैं अल्सर कहते हैं। तो ये म्यूकस क्या करता है? ये जो म्यूकस है ये HCl को या एसिड को हमारे पेट की अंदर की परत के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देता। कहां नहीं आने देता? हमारे पेट की अंदर की परत के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देता। तो इस तरह से भोजन हमारे काफी समय तक पेट में रहता है और कुछ भोजन का जो पार्ट है वो पेट के अंदर क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है। अब पेट से भोजन हमारा जो जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। कहां जाता है भोजन हमारे पास? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा भोजन जाता है। अब हम यहां पर देखिए, यदि स्मॉल इंटेस्टाइन के संबंध में बात करें तो ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम छोटी आंत कहते हैं। ऐसे तो इसको हम छोटी आंत कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, बट लंबाई में छोटी नहीं होती है। ये डायामीटर में, मोटाई में छोटी होती है, लंबाई में काफी बड़ी होती है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लगभग 4.5 मीटर लॉन्ग होती है। 4.5 क्या होती है? मीटर लॉन्ग होती है। इसे स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोला है क्योंकि ये मोटाई में, ये डायामीटर में कम होती है, बट लंबाई में बहुत क्या रहती है? ज्यादा रहती है। वैज्ञानिकों ने स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट्स में। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले को हम लोग कहते हैं ड्यूडेनम, पहले को हम लोग कहते हैं ड्यूडेनम कहते हैं। दूसरे को हम कहते हैं जेजुनम कहते हैं और तीसरे को हम लोग कहते हैं आइलियम कहते हैं। तो ड्यूडेनम, जुजुनम और क्या हो गया? आइलियम हो गया। तो कोई पूछे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 होते हैं। तो पहले वाला पार्ट क्या रहता है? ड्यूडेनम है। दूसरे वाला क्या रहता है? जुजुनम है। और तीसरे वाला क्या रहता है? आइलियम रहता है। तो ये 3 पार्ट्स है। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये बहुत सारे एंजाइम्स को सिक्रीट करती है, बहुत सारे एंजाइम्स को सिक्रीट करती है। और जो भोजन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, उनको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। हमारी जो भोजन होता है उसका जो फाइनल डाइजेशन होता है, जो अंतिम डाइजेशन होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। दूसरी बात ये होती है कि जो भोजन डाइजेस्ट हो चुका है, यही डाइजेस्टेड फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। तो मतलब डाइजेशन भी कंप्लीट यहीं पे होता है और फूड का एब्जॉर्प्शन भी यहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जो भोजन डाइजेस्ट हो चुका है, ये छोटी आंत उस डाइजेस्टेड फूड को क्या कर लेती है? सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब यहाँ पर थोड़ा पैनक्रियाज पे आइए। कहाँ किस पे आइए? थोड़ा पैनक्रियाज पे आइए।
अब देखो जो पेनक्रियाज है ये एक पत्तीनुमा ऑर्गन होता है। कैसा होता है? पत्तीनुमा ऑर्गन होता है। अब ये पेनक्रियाज जो होता है वो जो सिक्रीट करता है, पेनक्रियाज भी हमारा सिक्रीट करता है। जो पेनक्रियाज सिक्रीट करता है इसे हम लोग कहते हैं पेनक्रिएटिक जूस। क्या कहते हैं बोलो? जो पेनक्रियाज हमारा सिक्रीट करेगा उसे कहते हैं हम लोग पेनक्रिएटिक जूस कहते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने लिख दिया है, तो पेनक्रियाज ने सिक्रीट करा है, पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करा है। अब ये जो पेनक्रिएटिक जूस होता है इसमें भी तीन चीजें होती हैं, या बोले तो इसमें तीन प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। एक जो होता है, एक एंजाइम का नाम होता है जिसे हम कहते हैं पेनक्रिएटिक अमाइलेज। पेनक्रिएटिक अमाइलेज कहते हैं। ये जो पेनक्रिएटिक अमाइलेज नाम का एंजाइम है, भोजन के अंदर जो स्टार्च होता है ये उसे डाइजेस्ट करने का या उसे पचाने का क्या करता है? काम करता है। कुछ प्रतिशत स्टार्च हमारे मुंह के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है जिसको डाइजेस्ट करता है सलाइवरी अमाइलेज। बट जो अधिकतर परसेंटेज है स्टार्च के डाइजेशन की वो कौन करता है? पेनक्रिएटिक अमाइलेज करता है। मतलब जो ज्यादातर स्टार्च को डाइजेस्ट या पचाने का काम करता है वो कौन करता है? पेनक्रिएटिक अमाइलेज करता है। दूसरा हमारे पास ये सिक्रीट करता है एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइपेज। क्या है बोलो? लाइपेज। तो पेनक्रिएटिक जूस के अंदर एक एंजाइम होता है लाइपेज। लाइपेज क्या होता है? एक फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है। जो भी भोजन में हम लोग फैट खा रहे हैं, तेल है, घी है, तो उसे जो पचाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? लाइपेज कर रहा है। कौन कर रहा है? लाइपेज है। एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ट्रिप्सिन होता है। क्या नाम होता है? ट्रिप्सिन होता है। तो ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम है ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो भोजन के अंदर जो भी प्रोटीन है उस प्रोटीन को जो पचाने का कार्य रहता है वो किसका रहता है? ट्रिप्सिन का रहता है। किसका रहता है? ट्रिप्सिन का। तो कुछ प्रतिशत प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करता है? कुछ प्रतिशत प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पेप्सिन, और कुछ प्रतिशत प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है? ट्रिप्सिन का होता है। किसका होता है बोले तो? ट्रिप्सिन का होता है। अब ये जो होता है ना, ये जो पेनक्रिएटिक जूस है ये एक्चुअली में पेनक्रियाज के अंदर नहीं रहता है, ये कहां चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि पेनक्रिएटिक जूस को भी जो रिसीव कर लेती है वो कौन कर लेती है? स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव कर लेती है। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स होते हैं और पेनक्रियाज के एंजाइम होते हैं, ये सभी मिलकर के हमारे फूड का फाइनल डाइजेशन करते हैं, हमारे फूड को फाइनली पचा देते हैं, और जो भोजन पच चुका है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। अब भोजन जो डाइजेस्ट हो चुका है, एब्जॉर्ब भी हो चुका है, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो भोजन नहीं डाइजेस्ट हुआ है, नहीं पचा है, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो कहां चला जाता है बोले तो? लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो अब हम लोग जो यहां पर पढ़ रहे हैं वो किसके संबंध में पढ़ रहे हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के संबंध में पढ़ रहे हैं। अब देखिए जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसे हम लोग हिंदी में बड़ी आंत कहते हैं। एक्चुअली में लंबाई में तो बड़ी नहीं होती, लंबाई में तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, बट जो मोटाई होती है ना, जो डायामीटर होता है, तो डायामीटर के हिसाब से या मोटाई के हिसाब से स्मॉल इंटेस्टाइन से काफी मोटी होती है, या इसका डायामीटर काफी ज्यादा होता है। वैज्ञानिकों ने लार्ज इंटेस्टाइन को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला जो रहता है इसको बोलते हैं केइकम। तो पहला पार्ट जो होता है उसको कहते हैं केइकम। फिर होता है हमारे पास कोलन, और फिर हमारे पास होता है रेक्टम। क्या होता है? रेक्टम। तो हमारी जो बड़ी आंत है उसका जो पहला पार्ट होता है, पहला हिस्सा होता है वो केइकम है, फिर कोलन है, और फिर क्या रहता है? रेक्टम रहता है। तो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो छोटी आंत से कहां जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा। अब बड़ी आंत क्या करेगी? अच्छा, बड़ी आंत का फंक्शन क्या रहता है? करती क्या है? जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, ये बहुत पतला होता है, एकदम लिक्विड टाइप का रहता है। तो ये क्या करेगी? ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है उस अनडाइजेस्टेड जो फूड है, जो लिक्विड टाइप का अनडाइजेस्टेड फूड है, उसमें से पानी को क्या करेगी? सोख लेगी, उसमें से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। और जैसे ही पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी अनडाइजेस्टेड फूड से, तो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो जाएगा? सेमी सॉलिड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सेमी सॉलिड हो जाएगा। अब ये जो सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड है ये एनस से या पोटी के रास्ते से या इस छिद्र से क्या जाएगा? बाहर आ जाएगा।
कभी कभी किसी किसी लोगों को लूज मोशन हो जाते हैं। यदि लूज मोशन हो जाते तो डॉक्टर को बताते कि मेरे को ये जो पोटी है बिल्कुल बहुत पतली आ रही है, पानी टाइप की आ रही है। तो फिर डॉक्टर उसको कहता है कि तुम्हारी जो बड़ी आंत है उसमें इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन का अर्थ ये होता है कि अब तुम्हारी जो बड़ी आंत है इसने जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें जो पानी था उसे एब्जॉर्ब करना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। जब ये पानी को एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एकदम पानी की फॉर्म में या लिक्विड की फॉर्म में बाहर आता है। अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, इस तरह से हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बड़ी आंत से होते हुए, ठीक है, एनस के माध्यम से या एनस के रास्ते से क्या हो गया है, बाहर आ गया है। अब यदि हम लोग बातचीत करें तो एनस क्या रहता है, तो एनस क्या होता है, तो एनस क्या रहता है, तो एनस कुछ भी नहीं होता है, ये ओपनिंग होती है लार्ज इंटेस्टाइन की। साधारण भाषा में कह सकते हैं कि ये बड़ी आंत खुल रही है, या बोले तो एनस क्या है, ये एक ओपनिंग है रेक्टम की। तो ये ओपनिंग है किसकी, रेक्टम की। तो रेक्टम जहां पर हमारा खुलता है तो इसी को हम लोग कहते हैं एनस कहते हैं। तो ये रहता है ओपनिंग ऑफ रेक्टम रहता है। अब जो हमारा एनस होता है ना, एनस के चारों तरफ एक रबड़ होती है। ये रबड़ क्या करती है, इस एनस को पूरे को टाइट करके रखती है, खोलती नहीं है। जब तक पीछे से प्रेशर ना लगे या हम प्रेशर ना लगाए तो तब तक ये रबड़ नहीं खुलती। इस रबड़ को हम लोग कहते हैं एनल स्पिंटर। क्या कहते हैं, एनल स्पिंटर कहते हैं। तो ये एनल स्पिंटर होती है। ये एनल स्पिंटर क्या करती है, जो हमारा एनस है, जो पोटी का द्वार है, इसे क्या करके रखती है, बंद करके रखती है, टाइट करके रखती है। जब हमारे अनडाइजेस्टेड फूड का या पोटी का जब प्रेशर लगेगा तो तब ये एनल स्पिंटर क्या होती है, खुलती है। मगर जो बेचारे बूढ़े लोग होते हैं उनका एनल स्पिंटर बहुत ज्यादा ढीला पड़ जाता है और जिस वजह से वो अपनी पोटी को होल्ड नहीं कर पाते हैं और उनकी पोटी जो होती है या फीसिस होती है वो कहीं पर भी निकल जाती है। तो इस तरह से ये सब रहता है। अब हम लोग यहां पर थोड़ा लीवर के संबंध में भी देख लेते हैं। अब यदि हम लोग लीवर के संबंध में देखें तो जो लीवर सिक्रीट करता है, जो लीवर क्या करता है, सिक्रीट करता है, तो लीवर सिक्रीट करता है एक जूस को। इस जूस को कहते हैं हम लोग बाइल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं। तो कोई पूछे कि भाई लीवर क्या सिक्रीट करता है, क्या निकालता है, लीवर क्या पैदा करता है, तो आपको कहना है कि जो लीवर सिक्रीट करता है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है। ये बाइल जूस जो होता है ये जाकर के स्टोर हो जाता है गोल ब्लैडर में, मतलब ये पित्त की थैली में जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब कहेंगे सर ये बाइल जूस करता क्या है, जो हमारा बाइल जूस होता है ना, ये हमारे फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। फैट का क्या करता है, इमल्सिफिकेशन। अब कहेंगे सर ये इमल्सिफिकेशन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन करता है, इसका मतलब ये होता है कि जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, ताकि जो फैट के डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो फैट को पचाने वाले एंजाइम्स है, वो आसानी से फैट के ऊपर एक्ट कर सके, अपना काम कर सके और फैट को आसानी से डाइजेस्ट कर जाए। बायोलॉजी की भाषा में हम ऐसा कह सकते हैं कि इमल्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारा बाइल जूस होता है, ये जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल होते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनको छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। और जैसे ही फैट ड्रॉपलेट्स में टूटता है, छोटे छोटे फैट के कणों में टूट जाता है, तो वैसे जो फैट के डाइजेस्टिव एंजाइम है ये बड़ी आसानी से उसके ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं और उस फैट को क्या कर जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है, या मानव के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा है। मानव के पाचन तंत्र के बारे में आज इतना ही। धन्यवाद।